बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एशियन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका पार्ट 13 मूजलेस लॉ करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। मूजलेस लॉ एंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, डिस्चार्ज ट्यूब। ये लॉ डिपेंड करता है डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर, ठीक है। अगर डिस्चार्ज ट्यूब का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको ज़रा क्लियर कर लीजिए। डिस्चार्ज ट्यूब होती क्या है? ये शीशे की बनी हुई होती है, ठीक है भाई। इस तरह की शीशे की बनी हुई होती है। इसके अंदर दो मेटल की प्लेट्स लगी हुई होती हैं और हम इस शीशे की ट्यूब में ये जो दो मेटल की प्लेट्स हैं, इनको हम क्या बनाने जा रहे हैं? इनको हम जो है वो एक को कैथोड और एक को एनोड बनाने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बनेंगी कैसे? नीचे जो पावर सप्लाई मौजूद है, यहाँ बैटरी बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बैटरी बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बैटरी है, इसके दो टर्मिनल हैं। एक वायर लीजिए, ये नेगेटिव टर्मिनल से वायर को बांधें और इसके साथ दूसरे एक मेटल की प्लेट के साथ ले जाके उसको कनेक्ट कर दें, ठीक है। दूसरे टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से भी एक वायर लें और जाके दूसरे मेटल की प्लेट के साथ उसको कनेक्ट कर दें। ये पूरी की पूरी सील्ड होती है, बिल्कुल ही बनी हुई जो होती है डिस्चार्ज ट्यूब, ये बिल्कुल पैक होती है, ठीक है। और इसके अंदर एक गैस मौजूद होती है, हम सपोज करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। ये पावर सप्लाई रखने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई बैटरी रखी होगी। बताने का मकसद ये है कि पावर सप्लाई में बोल रहा हूँ, बैटरी नहीं बोल रहा इसको मैं, क्योंकि यहाँ पर जनरेटर होते हैं बहुत बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे होते हैं। याद रखिए, जनरेटर हो, बैटरी हो, सेल हो, ठीक है, इन सब के अंदर दो टर्मिनल लाजमी होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ आप जाके जिस मेटल की प्लेट को कनेक्ट करेंगे वायर से, वो भी नेगेटिव हो जाएगी, और दूसरे पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर है वो ले जाके आप दूसरी मेटल की प्लेट से बांध देंगे, तो ये क्या हो जाएगी? ये भी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव प्लेट जो होती है उसको हम कहते हैं कैथोड, ठीक है, और जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसको हम कहते हैं एनोड। समझ में आ गई बात आपको? तो इस तरह से ये कैथोड हो गई, ये एनोड हो गई। याद रहे, कैथोड और एनोड कौन सी मेटल प्लेट होती है ये फैसला आप करते हैं। आपकी मर्जी है पावर सप्लाई के किस टर्मिनल के साथ जाके आप किसी को मिला दें। यहाँ से जो नेगेटिव टर्मिनल से वायर निकल रही है, मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दी, तो ये मेटल की प्लेट जो है वो कैथोड बन गई। मैं चाहूँ तो यहाँ से इस वायर को इसके साथ कनेक्ट कर दूँ तो ये कैथोड बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? और फिर आपको पता है कि ये जो मोज़ले ने लॉ दिया था ये 1913 में दिया था। 1913 से आप पीछे चलें 1900, और 1900 से पीछे चलें 1800। 1800 से लेके 1913 के दरमियान ये 113 साल बनते हैं। 113 साल के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये बनाई गई और उसके बाद इसमें जिद्दत लाई गई। इसको और अच्छा बनाया गया, अच्छा बनाया गया, अच्छा बनाया गया, अच्छा बनाया गया। समझ में आ रही है बात? तो इसमें बेहतरी आती गई है। डिस्चार्ज ट्यूब ने बड़ा काम किया है। आपको पता है 1897 में जो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे, तो वो इलेक्ट्रॉन उसने क्या बताए थे कि इलेक्ट्रॉन क्या है? सिर्फ कैथोड रेज, कैथोड रेज को ही उसने कहा था कि भाई ये कैथोड रेज असल में क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही है बात आपको? और यही कैथोड रेज जो हैं कहाँ से मिली थी हमें? इसी डिस्चार्ज ट्यूब से मिली थी, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमारे पास कैथोड रेज हो गई जो कि हमें डिस्चार्ज ट्यूब से मिली, जो बाद में जे थॉमसन ने बताया कि भाई ये कैथोड रेज क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली, 1897 में। अच्छा, उसी से 1897 से ही 20-25 साल पीछे चलें तो 1886 से या 1887 का टाइम था। गोल्डस्टेन ने भी इसी डिस्चार्ज ट्यूब पे तजुर्बात किए थे। तो उसने एनोड रेज या कैनाल रेज को डिस्कवर किया था। एनोड रेज या कैनाल रेज ये पॉजिटिव नेचर रखती हैं, एनोड रेज या कैनाल रेज। और उसने कैसे किया था कि ये जो कैथोड है, ये जो नेगेटिव प्लेट है, इसके अंदर उसने होल कर दिए थे, इसमें इसने होल कर दिए थे। तो कैथोड की बैक साइड ये जो थी ये ग्लो कर रही थी, जल रही थी, ग्लो कर रही थी। तो गोल्डस्टेन ने आइडिया लगाया कि कोई चीज़ है ऐसी जो कि एनोड से
कैथोड की तरफ आ रही है। तो बाद में पता चला कि जो चीज़ एनोड से कैथोड की तरफ आ रही है और इन होल्स से गुजर के दूसरी तरफ जा रही है, ये कौन सी रेस का नाम दिया था उसने? इसको उसने नाम दिया था एनोड रेस का। ठीक है, अब दो किस्म की रेस हो गई, कैथोड रेस जो कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, और एनोड रेस जो कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं। सिर्फ यही सब कुछ नहीं था, इसके अलावा 18वीं सदी में ही, उसी टाइम पीरियड में थोड़ा आगे जाएं तो रोंटगेन ने एक्स रेज डिस्कवर की थी। उसने बोला भाई सिर्फ यही दो रेज नहीं है बल्कि एक और किस्म की रेज भी है जिसको उसने एक्स रेज का नाम दिया। ठीक है, शुरू में उनको रोंटगेन रेस कहा गया, बाद में इनको फिर एक्स रेज का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये तीन किस्म की रेस जो हैं इसी डिस्चार्ज ट्यूब से बाहर निकली हैं। मोज़ले ने बेसिकली किसके ऊपर काम किया था? इन एक्स रेज के ऊपर किया था, एक्स रेज। ठीक है, जब भी उसने ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब ली थी और एक्स रेज जो है उसने उसको लिया था। अब लॉ उसने क्या दिया था वो तो अभी मैं बताता हूँ आपको, लेकिन आपको ये बात पता जहन में रहे कि उसने सेटअप क्या किया था। तो डिस्चार्ज ट्यूब ही थी जिस पे वो काम कर रहा था, डिस्चार्ज ट्यूब का भी मैंने आपको बता दिया, कैथोड और एनोड रेज जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही थी उसका भी बता दिया। मोज़ले ने कैथोड रेज और एनोड रेज से कोई ताल्लुक नहीं रखा, उसने सिर्फ एक्स रेज को यूज़ किया था और एक्स रेज को यूज़ करके उसने एक लॉ दिया था। वो लॉ अभी बताता हूँ। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बात मत भूलिएगा, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, लाइट बेसिकली दो किस्मों की होती है। एक लाइट विजिबल लाइट होती है जो कि आपके घर में भी है, इस वक्त भी आप देख रहे हैं, सनलाइट भी विजिबल लाइट है। एक लाइट वो है जो इनविजिबल है। ठीक है, तो विजिबल लाइट जो है वो भी क्या है? असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और इनविजिबल लाइट जो है वो भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसको लिख लें, अपने पास नोट कर लें। तो सब की सब ये बेसिकली इनका एक नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे हम सब का पूरी दुनिया में एक नाम है इंसान, ह्यूमन बींग्स। समझ में आ गई बात? चाहे आप अफ्रीकन हैं, अमेरिकन हैं, पाकिस्तानी हैं, लेकिन आपका एक नाम तो है कि आप इंसान हैं। बिल्कुल इसी तरह विजिबल लाइट है या इनविजिबल लाइट है, सब की सब किस्मों की लाइट्स का एक नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बात मत भूलिएगा। तो एक्स रेज जो हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एनोड रेज हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और कैथोड रेज हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। वेव्स जो हैं उनकी शक्ल कैसी होती है ये भी मैंने आपको बताया था। इस तरह की होती हैं, इस तरह की होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इन वेव्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो मैंने आपको वेवलेंथ भी बताया था पिछली वीडियो के अंदर, ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ कहलाता है, जिसको लैम्डा से, ये जो हमारे पास ग्रीक सिंबल है, ग्रीक लेटर है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा वेव जो है इसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है जिसको इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको न्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको न्यू कहते हैं। ये इस तरह का हुक वाला वी, समझ में आ गई बात? तो ये न्यू से हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो वेव की रफ्तार को आमतौर पे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपको वेव की रफ्तार बताती है कि ये जो वेव है इसकी स्पीड कितनी है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी को। अब एक बात ज़रा सुन लीजिए, मोज़ले ने किया क्या था? सारा सब चीज़ जो डिपेंड करती थी ना मोज़ले के एक्सपेरिमेंट के ऊपर, वो क्या थी? वो ये एनोड था, वो ये एनोड था, ये मेटल। और ये एनोड जो है वो किसका बना हुआ है? ये मेटल का बना हुआ है। ठीक है, और मेटल आपको पता है हमारे पास कई किस्मों के मेटल्स हैं। हमारे पास एल्युमिनियम भी मेटल है, हमारे पास जो है वो कॉपर भी मेटल है, हमारे पास गोल्ड भी मेटल है, हमारे पास सिल्वर भी मेटल है, आयरन भी मेटल है। तो ज़्यादातर मेटल्स से आप वाकिफ़ हैं बहुत ज़्यादा, तो वो गोल्ड है, सोना, सिल्वर है, कॉपर है। आपके घरों में जो बिजली का काम हुआ होता है उसमें सब में कॉपर की वायर्स होती हैं। और इसके अलावा सिल्वर, चांदी, इससे आप वाकिफ़ हैं। और इसके अलावा आयरन, आयरन से तो आप बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ हैं। खिड़कियों, दरवाजे हमारी लोहे की बनी हुई होती हैं, दरवाजे लोहे के बने होते हैं, आयरन। तो आयरन भी एक मेटल है, तो ये बात याद रखिएगा। अब मोज़ले ने किया क्या था? उसने जो है वो 38 डिस्चार्ज ट्यूब्स बनवाई थी।
38 डिस्चार्ज ट्यूब्स उसने बनवाई थी। कितनी? 38। इस तरह की डिस्चार्ज ट्यूब 38 बनवाई थी, ठीक है। और उसमें अब ऑब्वियस सी बात है, ज़रा बात को समझिएगा, अगर उसने 38 डिस्चार्ज ट्यूब्स ऐसी बनवाई थी तो एक डिस्चार्ज ट्यूब और दूसरी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई ना कोई फ़र्क तो होगा ना, सोचने की बात है। तो उसने फ़र्क रखा क्या था? उसने फ़र्क रखा था इस एनोड का, नोट्स में डाल लें, क्या फ़र्क रखा था? इस एनोड का। अब कैसे फ़र्क रखा था, इस फ़र्क को समझने के लिए भी आप इस चीज़ को समझिएगा कि उसने जो मेटल का ये एनोड लिया, अब वो एलिमेंट भी तो है ना, मेटल तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सारे एलिमेंट मेटल नहीं है, लेकिन मेटल जो है वो सबके सब एलिमेंट हैं। और एलिमेंट हैं तो उनका एटॉमिक नंबर भी है, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सबसे कम, सबसे छोटा एटॉमिक नंबर जो है वो पता है आपको, हाइड्रोजन का है। उसके बाद हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। उसके बाद लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है। बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर 4 है। बोरॉन है, एटॉमिक नंबर 5 है। कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है। नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 7 है। ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है। फ्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर 9 है। नियॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 10 है। सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है। मैग्नीशियम है, उसका एटॉमिक नंबर 12 है। और एल्युमिनियम जो है, जो कि मेटल है, उसका एटॉमिक नंबर 13 है और ये मेटल है। तो उसने जो 38 डिस्चार्ज ट्यूब बनवाई और उसके अंदर जो उसने एनोड रखे, तो इस तरतीब से रखे कि उसने मेटल्स के एटॉमिक नंबर अपने सामने रखे थे, ठीक है। मेटल्स के एटॉमिक नंबर उसने अपने सामने रखे थे। ये एक अलग हिस्ट्री है, यहाँ पर मैं बता दूं कि एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी असल में इस मोज़ले ने ही की थी। एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी इस मोज़ले ने ही की थी और इसी लॉ के तहत की थी। लेकिन मैं उस जगह पे आपको ले जाना नहीं चाह रहा। मैं आपको, क्योंकि फिर पीरियोडिक टेबल की बात निकल आएगी, बात तवील हो जाएगी, हम इसको मुख्तसर रखते हैं। तो एटॉमिक नंबर, उसने एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला ये एल्युमिनियम था, पहली जो डिस्चार्ज ट्यूब बनाई उसमें जो एनोड का उसने मेटल रखा, उसने एल्युमिनियम को रखा। समझ में आ रही है बात? अब एल्युमिनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 13। और उसने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, क्या हुआ कि कैथोड रेज भी प्रोड्यूस हुई, एनोड रेज भी प्रोड्यूस हुई, और एक्स रेज जो हैं ये भी प्रोड्यूस हुई। एक्स रेज भी प्रोड्यूस हुई। उसने क्या किया? इन एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी को नोट किया। एक्स रेज जो निकली, जब एल्युमिनियम का एनोड उसने लगाया और उसका एटॉमिक नंबर 13 उसको पता था, ये उसने नोट किया। और जो एक्स रेज निकली उनकी फ्रीक्वेंसी को क्या किया? उसने नोट किया, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उन एक्स रेज की। बात समझ आ रही है आपको? उनकी फ्रीक्वेंसी को नोट किया। अब उसने दूसरी डिस्चार्ज ट्यूब जो मंगवाई, उसमें जो एनोड लगा हुआ था, वो जो मेटल था, उसका एटॉमिक नंबर पहले वाले एनोड से ज़्यादा था, ठीक है। नंबर 1 पे जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, उसमें जो एनोड था, उसका एटॉमिक नंबर ये रहा, एल्युमिनियम 13 था। अब इसके बाद काफ़ी सारे, क्योंकि बीच में हमारे पास अभी सारी डिटेल तो मुझे भी याद नहीं है, तो इसके बाद हम सपोज करते हैं अगला जो मेटल था, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल मिक्स हो जाते हैं ना जब एटॉमिक नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं हम, तो उसके बाद अगला जो मेटल है उसने एक और जो लिया हमारे पास, उसका एटॉमिक नंबर 15 था। अब मैं मेटल का नाम नहीं ले रहा क्योंकि इसकी डिटेल मुझे पता नहीं है। समझ आ गई बात? अगली जो डिस्चार्ज ट्यूब मंगवाई उसमें जो एनोड था, मेटल था, वो मेटल जो भी था उसका एटॉमिक नंबर क्या था? 15। उसने फिर ये दोबारा एक्सपेरिमेंट किया सेकंड डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर, इस 15 नंबर के एनोड को लगा के कैथोड रेज भी प्रोड्यूस हुई, एनोड रेज भी प्रोड्यूस हुई और एक्स रेज भी प्रोड्यूस हुई। उसने जो दूसरी एक्स रेज हैं उसकी भी उसने फ्रीक्वेंसी क्या की? नोट कर ली। फिर आगे ये सिस्टम चलता रहा। फिर उसने तीसरी डिस्चार्ज ट्यूब मंगवाई तो उसका
मिसाल के तौर पर उसमें जो एनोड लगा हुआ था उसका क्या था, एटॉमिक नंबर 18 था। यही सारा प्रोसेस किया और फिर उसने दोबारा तीसरा जो डिस्चार्ज ट्यूब है उससे जो एक्सरेज प्रोड्यूस हुई, जबकि एनोड जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या था, 18 था, उसने फिर नोट किया। इस तरह से वो नोट करता रहा 38 डिस्चार्ज ट्यूब्स के अंदर 38 डिफरेंट एनोड्स वाले मेटल लगा के उसने ये एक्सपेरिमेंट्स किए और एल्युमिनियम से शुरू होके एटॉमिक नंबर 13 से लेके आगे तक तकरीबन 38 जो है डिफरेंट एलिमेंट्स उसने यूज़ किए एज एन एनोड, और ये सारे एक्सपेरिमेंट किए। हर दफ़ा में उसको एक्सरेज मिली और फ्रीक्वेंसी उसने नोट की। समझ में आ गई बात आपको? उसने एक चीज़ नोट की फिर यहाँ पर 38, ऑब्वियस सी बात है, देखिए कितना बड़ा उसने कितनी मेहनत की होगी। 38 डिस्चार्ज ट्यूब बनवाई भाई, और उसके अंदर इस तरह से एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसने ये रखी सारी की सारी, ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसमें एनोड्स जो है वो फिक्स करवाए उसने। फिर तजुर्बात उसने किए, रिकॉर्ड नोट किया, ये सारा का सारा काम किया। तो उसने क्या चीज़ नोट की, उसने ये चीज़ नोट की कि जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं, जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनका स्क्वायर रूट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनोड के एटॉमिक नंबर से। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, उसने क्या चीज़ नोट किया, द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रेज is directly proportional the square root of frequency of X-rays is directly proportional to the atomic number of anode। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, द स्क्वायर रूट की बात उसने कही। स्क्वायर रूट आपको पता है हम ऐसे लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी की उसने बात की, फ्रीक्वेंसी का सिंबल आपको पता है ये है हुक वाला V। ऑफ एक्सरेज की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हमारे पास ये होता है टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एनोड। एटॉमिक नंबर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात पता है आपको। तो उसने आसान सी ये बात बोली कि मैंने ये नोट किया कि एटॉमिक नंबर एनोड का बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर एनोड का बढ़ रहा है, तो जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। जितना बड़ा एटॉमिक नंबर होगा एनोड का उतनी ही ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। ये था वो लॉ। दोबारा सुन लीजिए, जितने बड़े नंबर वाला एनोड होगा, जितने बड़े एटॉमिक नंबर वाला एनोड होगा उतने ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। ये लॉ दिया था उसने, और यहीं पर उसने एटॉमिक नंबर का भी कॉन्सेप्ट दिया था। समझ आ गई बात? तो ये तो बात हुई फ्रीक्वेंसी की और किसकी, एटॉमिक नंबर की। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये आपको पता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब हम ख़त्म करते हैं इसकी जगह पर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पर दो कांस्टेंट आएंगे, एक a, ठीक है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे z और -b। ये आपके पास आ गया मोज़ले लॉ। समझ में आ गई बात? ये क्या आ गया आपके पास, ये मोज़ले लॉ आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चाहे एक्सरेज हों, चाहे कैथोड रेज हों, चाहे एनोड रेज हों, बीटा रेज हों, गामा रेज हों, जो कि अगले टॉपिक में हम रेडियो एक्टिविटी में देखेंगे, सबकी सब आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। वेव्स हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी है और इनका जो है वो क्या है, वेव लेंथ भी है। एक ख़ास बात मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियोस में, याद करें, मैंने बताया था कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी किसी वेव की उतनी ही कम उसकी जो है वो क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, वेवलेंथ के साथ। किसी वेव की वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी।
और अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी, किसी वेव की जो है वो वेवलेंथ कम होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी। इनवर्स रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है, वेवलेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी जो है वो उसका इनवर्स रिलेशनशिप है ये बात मत भूलिएगा, ठीक है भाई। तो ये मूसले लॉ हो गया, कोशिश की है समझाने की, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, पिछली वीडियोस का तसलसल अगर आपके पास नहीं है, अगर आप, मैं हर बात को बार बार रिपीट नहीं कर सकता, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ शॉर्टकट से बचिए, मेहनत करें, एक एक वीडियो को देखें, पूरा लेक्चर नोट करें और कोशिश करें कि कम से कम 1 से 2 दफ़ा देखें। ये आसान कॉन्सेप्ट्स नहीं है जो आपने एक ही दफ़ा वीडियो देखी और आपको सब समझ में आ गया, ऐसी बात नहीं है। अगर आप वाकई समझना चाहते हैं तो कम से कम एक वीडियो को 2 दफ़ा देखिए और उसके बाद लेक्चर नोट कीजिए, तब जाके आपको जो है वो बात समझ में आएगी। और जहाँ प्रैक्टिस का ऑप्शन है ना, वहाँ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 14 के अंदर हम रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर का मुश्किल तरीन, इसके बाद एक और जो बहुत ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट आ रहा है क्वांटम नंबर्स का। मुझे अंदाज़ा है जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर्स उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहे होंगे। क्वांटम नंबर्स फिर हम इंशाल्लाह इसी वीक में जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।